जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। और आज हम लोग इसका अंकित प्रश्न करेंगे और अंकित प्रश्न में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चंस को हम लोग बता चुके हैं, पहले देख चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाता है। एक रेडियो को मीडियम वेव, देखिए एक चीज बता दे, पहले जब रेडियो हम लोग चलाते थे तो उसमें शॉर्ट वेव और मीडियम वेव हुआ करता था। मीडियम वेव में नज़दीक के जो स्टेशन हुआ करते थे, रेडियो स्टेशन, वो पकड़ते थे, और जब शॉर्ट वेव हम लोग लगाते थे तो उस समय बीबीसी लंदन या काफ़ी दूर दूर से जो है उसको पकड़ा करता था। तो ये मीडियम वेव की बात कर रहा है, इसका मतलब ये इंडिया के अंदर की ही बात कर रहा है। तो एक रेडियो को मीडियम वेव प्रसारण बैंड के एक खंड की आवृत्ति परास यानी आवृत्ति का रेंज दिया हुआ है। तो पहली जो आवृत्ति है उसको हम F1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये दिया हुआ है 800 किलो हर्ट्ज। ये 800 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। तो किलो हर्ट्ज को अगर हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, या इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁵ हर्ट्ज हो जाएगा। 10⁵ हर्ट्ज हो गया। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। और दूसरा जो रेंज आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1200 किलो हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का जो दूसरा रेंज है ये है 1200 किलो हर्ट्ज। चेंज कर दीजिए इसको भी हर्ट्ज में, तो ये हो जाएगा आपका 1200 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। तो फिर इसको भी हम 12 इंटू 10⁵ हर्ट्ज कर लेंगे। फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो 1.2 करके हम लोग कर लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पर समस्वरित किया जाता है। समस्वरित माने उसी लाइन पर जो है आवाज सुनी जा सकती है यदि इसके एलसी परिपथ का प्रभावी प्रेरकत्व, एलसी परिपथ का मतलब वह परिपथ जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों हो, तो यदि इसके एलसी परिपथ का प्रभावी प्रेरकत्व यानी यल की वैल्यू आपको दी गई है, और ये आपको दिया हुआ है 1200 माइक्रो हेनरी। तो माइक्रो हेनरी को हम हेनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻6, या इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी हो जाएगा। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है तो परिवर्ती संधारित्र का परास कितना होना चाहिए। देखिए आवृत्ति का परास दिया हुआ है और धारिता का परास आपसे पूछा जा रहा है। तो जब फ्रीक्वेंसी F1 होगा तो धारिता C1 हो जाएगी, और जब फ्रीक्वेंसी F2 होगा तो धारिता C2 हो जाएगी। यानी C1 से C2 के बीच का रेंज आपसे पूछा जा रहा है, धारिता का रेंज आपसे पूछा जा रहा है। और याद रखे रहिए ये LC सर्किट है, तो जब LC सर्किट होगा तो अनुनाद की स्थिति आती है, और अनुनाद के लिए फ्रीक्वेंसी हमने आपको बताया था 1/2 पाई और होता है √LC। अब रख करके हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम C1, तो जब C1 रखेंगे यहाँ पर यल तो सेम रहेगा, और हमको C1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो एक काम करते हैं, C1 और C2 की वैल्यू पूछी जा रही है, इनका रेंज पूछा जा रहा है, तो इसका स्क्वायर करके पहले हम C की वैल्यू निकालें।
तो अगर स्क्वायर कर देंगे तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एलसी हो जाएगा, और यहां से सी की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 पाई स्क्वायर एल, और ये हो जाएगा एफ स्क्वायर। चलिए हम सॉल्व करते हैं और यहां पर वैल्यू रखते हैं इसकी। तो जब F1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, और जब F2 रख देंगे तो C2 हो जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा, 1/4 पाई का स्क्वायर, पाई 3.14, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3.14 इंटू 3.14 हो जाएगा। और यल की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये 2 इंटू 10⁻⁻⁴ है। और फिर F1 स्क्वायर, तो F1 की वैल्यू आप देख रहे हैं, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और 10⁵ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻10 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर हम लोग। तो यहाँ देखें, ये 10⁻10 और 10⁻⁻4 है, और शेष सबको हम जो है एक जगह करते हैं और करके इसको सॉल्व करते हैं। तो C1 इज इक्वल टू 1/, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 4 इंटू 2 कर लेते हैं, 4 इंटू 2 कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर ये 3.14 इंटू 3.14, और फिर देखें अब ये बचा है 64, ये 64 हो गया, और देखिए 10⁻10 और -4 तो 10⁻6 हो जाएगा, और 10⁻6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। अब हम यहाँ से दशमलव हटाने के लिए देखिए काम करते हैं, ऊपर नीचे 100 से गुणा करें, तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे, देखिए ऊपर 100 से गुणा और फिर नीचे भी 100 से गुणा, फिर यहाँ से भी दशमलव हटाना है तो ऊपर 100 से गुणा और फिर नीचे भी 100 से गुणा, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हट जाएगा। और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और चलिए देखते हैं सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या मिलती है। अब इसको जो है हम लोग कट करें और कट करके इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, देखें यहाँ पर किया क्या गया है कि यहाँ पर जो है 4 से इसको हम कटा दिए थे, 4 से कटा दिए थे तो 16 आ गया था, और यहाँ इसको कटाया गया था तो ये 2500 आ गया था, और फिर 4 से कटा दिया गया तो फिर 4 चौके 16, फिर 2500 को कटा दिया गया 625 हो गया, ऊपर 625 हो गया, फिर 8 में 4 का हमने गुणा किया 32 हो गया, और फिर 314 में 314 का गुणा किया गया तो 98,596 हो गया, और फिर यहाँ पर देखें ये 625 और फिर नीचे आ गया ये जो है 31,55,072, और फिर इससे जब हम डिवाइड किए तो ये 0.000191 इंटू 10⁻⁻6 आएगा। अब अगर इसको हम देखिए दशमलव के पहले एक अंक रखा जाता है, लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है हम दशमलव के पहले देखिए दशमलव के पहले अगर 3 अंक रखें तो देखिए अगर 3 अंक रखा जाए, क्योंकि वजह यह है कि हम चाह रहे हैं कि 10⁻⁻6 है, और 10⁻⁻6 और आ जाए तो 10⁻⁻12 आ जाएगा, और 10⁻⁻12 आ जाएगा तो फिर इसको पिको फैरेड में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए हम ऐसा करना चाह रहे हैं। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं C1 इक्वल टू, देखिए दशमलव यहाँ आता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ 198.1 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, तो C1 इक्वल टू 198.1 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड हो जाएगा। अब इसको अगर हम पिको फैरेड में कन्वर्ट करना चाहें तो ये पिको फैरेड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 है तो ये काफ़ी छोटा अंक है, इसको हम चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो C1 इक्वल टू 198 पिको फैरेड हो जाएगा। तो ये पहली आवृत्ति निकली है जब F1 रखे हैं। तो अब इसी तरह से अगर हम चाहें
तो F2 रख करके दूसरी आवृत्ति हम ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी आवृत्ति नहीं दूसरी धारिता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम वैल्यू रख दे रहे हैं, C2 इज इक्वल टू 1 अपान हो जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर 3.14 इंटू 3.14 और फिर यल की वैल्यू वही होगी पहले जो रखा गया है 2 इंटू 10⁻⁻4 और फिर इसके बाद जो है ये रखा जाएगा C की वैल्यू और नहीं C तो हम लोग ज्ञात ही कर रहे हैं, F2 की वैल्यू रखी जाएगी और F2 यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए बल्कि F2 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ हम नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो C2 की वैल्यू निकल जाएगी और इस प्रकार जैसे C1 की वैल्यू निकाले हैं वैसे ही C2 की वैल्यू निकालिएगा तो फिर यहाँ पर धारिता का जो रेंज होगा, धारिता का रेंज मिल जाएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया हुआ है उसी के बेस पर धारिता का रेंज मिल जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। चित्र में एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ प्रदर्शित किया गया है, वह परिपथ जिसमें प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों हैं, तो इसको हम LCR परिपथ कहेंगे। इसे परिवर्ती आवृत्ति के 230 वोल्ट से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज दिया हुआ है यह VRMS है और ये 230 वोल्ट दिया हुआ है के स्रोत से जोड़ा गया है। यल की वैल्यू आपको दी गई है 5.0 हेनरी और फिर C की वैल्यू जो है ये 80 माइक्रोफैरड है। माइक्रोफैरड को अगर हम फैरड में कन्वर्ट कर लें तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 8 इंटू 10⁻⁻5 फैरड हो जाएगा। और R की जो वैल्यू दी गई है, रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 40 ओम दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अब इसमें A में आपसे कहा गया है कि स्रोत की वह आवृत्ति ज्ञात कीजिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न कर सके। तो आपसे आवृत्ति पूछा गया है, तो चलिए आवृत्ति हम ज्ञात करते हैं, F की वैल्यू ज्ञात करते हैं और आपने अनुनादी आवृत्ति की वैल्यू आपको मालूम है 1 अपान होता है 2 पाई और ये होता है √LC। अब हम लोग इसको सॉल्व करें और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ रख देते हैं 1/2, पाई की वैल्यू है 3.14 और फिर ये हो जाएगा आपका √L। L की वैल्यू है 5.0 और C की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻5। अब इसको सॉल्व किया जाए, फिर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। तो F इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 और ये देखिए जरा, यहाँ 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 हो जाएगा तो इसको हम 4 इंटू और 40 10 होगा तो यहाँ 10⁻⁻4 कर देंगे और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14 और 4 का स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा और 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा 10⁻2 और 10⁻2 का मतलब ये हो जाएगा आपका 100। अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर देखें, अगर यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 से इसको कटा देंगे तो 25 हो जाएगा। ये हो गया आपका 25 बटा में 3.14
अब जो है अगर ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2500, नीचे हो जाएगा 314। अब 2500 में 314 से आप भाग देंगे तो यह मान लगभग 8 आ जाएगा, लगभग ये 8 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 3 8 24 दिखाई दे रहा है आपको, तो ये लगभग 8.0 आ जाएगा, समथिंग होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे यही पूछा जा रहा था कि स्रोत की वह आवृत्ति ज्ञात कीजिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न कर सके, तो वो आवृत्ति यही होगी। ए पार्ट सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में आपसे दिया हुआ है अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा आपसे कहा जा रहा है। तो चले देखें, तो जब परिपथ की प्रतिबाधा आपसे कहा जा रहा है, वो भी अनुनाद पे कहा जा रहा है, तो परिपथ की प्रतिबाधा Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC होल का स्क्वायर होता है। और आपको मालूम है कि जब अनुनाद की स्थिति होती है तो XL और XC दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ बच जाएगा R स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो R हो जाएगा। यानी परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी वह परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होगी। और परिपथ का प्रतिरोध आपको दिया हुआ है 40 ओम के बराबर। तो यहाँ से आपको Z की वैल्यू ज्ञात हो गई। और फिर क्या कहा जा रहा है, धारा आयाम ज्ञात कीजिए। धारा का आयाम, तो धारा का आयाम यानी धारा का शिखर मान। तो धारा का जो शिखर मान होता है वो I0 होता है। और I बराबर आपको मालूम है V/R होता है। तो V/R के जगह पे यहाँ हम Z कर देंगे परिपथ की प्रतिबाधा। तो अब V की वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे और V की वैल्यू यही VRMS के इक्वल होगी। तो VRMS की वैल्यू है 223 और नीचे ये दिया हुआ है 40। फिर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगा 23/4। तो अब जो है अगर 23 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो देखें 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा देखिए, ये I0 की वैल्यू पूछी जा रही है ना, एक यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट हुआ है। तो जब I0 है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए। और एक चीज समझ लीजिए, आपको मालूम है कि VRMS इज इक्वल टू V0/√2 होता है। √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो V0 का मान निकल जाएगा, यानी VRMS √2 और नीचे हो जाएगा Z। ऐसे हमको करना होगा, तब जाकर के ये सॉल्व होगा। तो अब देखिए VRMS की वैल्यू आपने देखा था 230 और ये है √2 और नीचे Z की जो वैल्यू है, ये Z की वैल्यू 40 है। अब 0 से 0 हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 23 √2/4 हो जाएगा। तो देखिए अब ये जो है आपका ये 23 हो गया और 2 का वर्गमूल 1.414 होता है और नीचे हो जाएगा 4। तो पहले हम 23 में 1.414 से भाग देंगे, सॉरी गुणा करेंगे और तब जाकर के हम 4 से भाग देंगे तो ये वैल्यू ज्ञात होगी। तो इस प्रकार देखें यहाँ 23 में 1.414 का मल्टीप्लाई किया गया तो ये 32.522 है और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे तो देखें ये सीधे 4/32 और फिर 4 में 4 करके हो जाएगा। ये लगभग 8.1 एम्पीयर के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग इसके सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में क्या कहा गया है आपसे, परिपथ के तीनों अवयव कौन कौन हैं? ये इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है और रेजिस्टेंस है। तो परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभवांतर के RMS मानों को ज्ञात कीजिए। तीनों जगह भी RMS की वैल्यू पूछी जा रही है।
तो वी आर एम एस की वैल्यू तीनों जगह का मतलब यहाँ पर जो वी आर एम एस होगा ये वी एल हो जाएगा, यहाँ वी सी हो जाएगा और ये वी आर हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आई आर एम एस की वैल्यू हम निकाल लें। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, देखिए आई आर एम एस इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि ये होता है आपका वी आर एम एस, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस 230 और अपान हो जाएगा जेड, जेड की वैल्यू 40। तो अब अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो 23/4 हम एम्पियर रहने देते हैं, डिवाइड नहीं करेंगे। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की वैल्यू हमको ज्ञात हो जाएगी। तो अब देखें, रेजिस्टेंस के सिरों पर का विभवांतर भी आर की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये I इंटू आर हो जाएगा, यानी आई आर एम एस इंटू आर हो जाएगा। तो आई आर एम एस 23/4 और कैपिटल आर की वैल्यू आपको दी गई है 40। अब इसको आप कट कर दीजिए तो ये 10 हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 230 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि प्रतिरोध के सिरों पर जो भी आर एम एस की वैल्यू होगी वो 230 वोल्ट के बराबर होगी। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ये Vc की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए Vc की वैल्यू हम ज्ञात करें। तो Vc इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू XC हो जाएगा। अब जो है XC की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। XC की वैल्यू तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। XC की वैल्यू हम लोगों को पहले ज्ञात करनी होगी और XC के जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पर देखें, हम यहाँ सीधे रखते हैं आई आर एम एस और XC इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा c और ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। तो ये हो जाएगा आई आर एम एस अपॉन ये हो जाएगा 2πfc। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो Vc की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए आई आर एम एस की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये है 23/4 और फिर नीचे जो मिलेगा आपका ये 2 है, पाई की वैल्यू 3.14 और फिर f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाले हैं और ये फ्रीक्वेंसी निकली है 8 और फिर c, और c की जो वैल्यू है ये है 8 इंटू 10⁻⁻5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये वैल्यू जो है संधारित्र के सिरों पर का विभवांतर वोल्ट में निकल जाएगा। और इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है फिर प्रेरकत्व के सिरों पर के लिए VL की वैल्यू पूछी जा रही है। तो VL इजकल टू हो जाएगा आई आर एम एस और ये हो जाएगा XL, प्रेरण प्रतिघात हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा आपका आई आर एम एस और XL की वैल्यू होती है ओमेगा L और फिर ये हो जाएगा आई आर एम एस XL और फिर ओमेगा के जगह पे 2πf हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πfL। तो आपको आई आर एम एस की भी वैल्यू मालूम है, F की भी वैल्यू मालूम है, L की भी वैल्यू मालूम है, रख करके जो है प्रेरकत्व के सिरों पर का वोल्टेज निकाल लीजिएगा, विभवांतर निकाल लीजिएगा, यह भी वोल्ट में निकल जाएगा। और आपसे फिर कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर एलसी संयोग के सिरों पर विभवांतर शून्य है। तो एलसी के सिरों पर विभवांतर शून्य होने का मतलब हमें दिखा देना है कि VL माइनस VC की वैल्यू 0 होगी। तो VL की वैल्यू निकालिएगा, ये IRMS अभी VL की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा और VC की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो आप देखेंगे कि जब VL और VC दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि जब VL और VC दोनों बराबर हो जाएगा तो VL माइनस VC रखेंगे तो कैंसिल करेंगे, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह देंगे कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सिरों पर विभवांतर शून्य हो जाएगा।
तो इस प्रकार ये जो प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर था, इसके जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल थे या लगभग सभी न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होते हैं। और अब जो है जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों का होगा, जो फर्स्ट पेपर का लास्ट चैप्टर होगा। और वो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, ये छोटा चैप्टर है, हमें उम्मीद है कि 2-3 लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें न्यूमेरिकल केवल 1-2 है, या न्यूमेरिकल वाला वो चैप्टर ही नहीं, वो टोटल चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो उसको हम लोगों को पढ़ना है। तो इस प्रकार जो है आज प्रत्यावर्ती धारा का टोटल न्यूमेरिकल समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आप सबको ये सब न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।